हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूँ यश। पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने एम्पैथी के बारे में डिस्कस किया था। तो आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे भावनात्मक बुद्धिमत्ता या इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। मेरे साथ यूं ही बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लेक्चर पसंद आते हो तो उन्हें शेयर भी किया कीजिए। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस की शुरुआत इवोल्यूशन या ऐतिहासिक विकास किस तरह से हुआ। तो 19वीं सदी में इस संदर्भ में कुछ दार्शनिकों के विचार इस तरह से देखने मिलते हैं कि डार्विन कहते हैं कि उत्तरजीविता और अनुकूलता के लिए भावनाओं की अभिवृत्ति महत्वपूर्ण होती है। हीगल का कहना था कि बुद्धिवादी बुद्धि और अमूर्तीकरण मनुष्य की सर्वोच्च क्षमता को दिखाता है, और वहीं सोरेन कीकेगार्ड कहते हैं कि मनुष्य की पहचान उसकी भावनाओं से होनी चाहिए, ना कि बुद्धि से। तो ये 19वीं सदी के दार्शनिक थे जिन्होंने भावनात्मक बुद्धिमत्ता के संदर्भ में अपनी बातें रखी थी। आगे 1920 में थोर्नडाइक ने सामाजिक बुद्धिमत्ता या सोशल इंटेलिजेंस को परिभाषित करते हुए कहा कि सामाजिक संबंधों को ठीक से निभाने के लिए व्यक्ति के पास जो भी विकल्प या ऑप्शंस मौजूद होते हैं, तो उन विकल्पों में से उचित विकल्प चुनने की क्षमता को ही सोशल इंटेलिजेंस कहा जाता है। फिर 1940 में डेविड वेस्लर ने व्यक्ति की सफलता के लिए भावनात्मक पक्ष के इम्पोर्टेंस को बताया। 1950 में अब्राहम मैस्लो ने भावनात्मक पक्ष के महत्व को फिर से दर्शाया। और फिर 1983 में आते हैं हावर्ड गार्डनर। इन्होंने बहुल बुद्धिमत्ता सिद्धांत या थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दिखाया था। इसमें गार्डनर ने इंटेलिजेंस के 8 प्रकार में से 2 प्रकारों का संबंध भावात्मक बुद्धिमत्ता से बताया। और इसमें पहला प्रकार है अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, जिसमें दूसरों के इरादों, मनस्थितियों, अनुभूतियों, स्वभावों, इच्छाओं, प्रेरणाओं को समझना तथा कार्य की सफलता के लिए विभिन्न व्यक्तियों को परस्पर अनुकूलित करने की किसी भी व्यक्ति के अंदर क्षमता होती है। दूसरा प्रकार है अंतःवैयक्तिक बुद्धिमत्ता, जो कि स्वयं की सभी प्रकार की भावनाओं को समझने तथा अपनी भावनाओं को मैनेज करने की क्षमता को बताता है। अब आगे वैन पेन ने पहली बार इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता शब्द का प्रयोग किया था। फिर आगे 1990 से 97 के बीच पीटर सॉल्वे और जॉन मेयर ने एक बुक लिखी जिसका टाइटल था व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। 1995 में डैनियल गोलमैन ने अपनी बुक इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता मूलतः सीखे जाने वाली योग्यता है। चलिए अब आगे 1990 से 97 के बीच आए सेल्वी और मेयर के मॉडल को जानते हैं। तो उन्होंने कहा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपनी तथा अन्य व्यक्तियों की भावनाओं तथा अनुभूतियों को पहचानता है और उनमें अंतर करता है तथा इन सूचनाओं का प्रयोग अपने चिंतन और क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए करता है। इसके अंतर्गत उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 योग्यताएं बताई थी, जिसे PWM मॉडल कहते हैं। इसमें पहला आता है P या परसीविंग इमोशंस, भावनाओं को प्रत्यक्ष करने की क्षमता। इसमें क्या होता है कि सामने वाले की मनस्थिति या भावनाओं को इंद्रियों के अनुभव से समझा जाता है, जैसे व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव, उसकी शारीरिक क्रियाएं, उसकी ध्वनि, आवाज़ों तथा चित्रों का अनुमान करके व्यक्ति के अंदर मन में क्या चल रहा है, उसके विचार कैसे हैं, उसकी मनस्थिति क्या है, उसका पता लगाया जा सकता है। इससे विरोधी के संकेतों से भी मनस्थिति को भापा जा सकता है और साथ ही अपनी स्वयं की मनस्थितियों, भावनाओं और आकांक्षाओं को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर विषय में किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है। अब आगे इसकी दूसरी योग्यता है यूज, मतलब यूजिंग इमोशंस टू फैसिलिटेट थॉट प्रोसेस, भावनाओं का प्रयोग चिंतन को प्रेरित करने के लिए करना। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी की भावनाओं को पढ़ लेते हैं तो उसी समय भावनात्मक प्रतिक्रिया कर बैठते हैं और हमारा ये जो रिएक्शन होता है वह बिना सोचे समझे होता है। मतलब उस जानकारी को हम चिंतन से नहीं जोड़ते, सोच समझ के बिहेव नहीं करते उस समय। तो यदि ये वाली इंटेलिजेंस किसी के पास है तो वह किसी के नाराज होने पर तुरंत उसकी प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि उसकी नाराजगी का कारण ढूंढेगा और तब रिएक्ट करेगा। अब अगली योग्यता आती है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, भावनाओं को समझना। इसमें व्यक्ति अपनी और दूसरों की भावनाओं को सूक्ष्मतम स्तर पर समझता है
और भावनाएं अलग अलग भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए, व्यक्ति क्रोध करता है तो उसके भी अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो उसका कारण हो सकता है कि उसे किसी चीज़ की चिंता है और उस चिंता ने ही क्रोध का रूप ले लिया हो। लेकिन क्रोध का दूसरा पक्ष यह भी है कि कोई व्यक्ति किसी से घृणा कर रहा है और उस घृणा ने क्रोध का रूप ले लिया हो। अब अलग अलग इमोशंस को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल है कि माता पिता में दो विरोधी भाव पाए जाते हैं। पहला, वे अपने बच्चे पर क्रोध भी करते हैं और उतना ही उनमें करुणा भी होती है बच्चे के प्रति, क्योंकि वह उन्हें सही मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि कोई दुश्मन होता है तो हो सकता है कि वह आपके सामने मुस्कुरा रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें कंपटीशन की भावना होती है। वह हमेशा आपसे आगे निकलने की बात सोचता रहता है। अब आगे इमोशनल इंटेलिजेंस की चौथी योग्यता है एम फॉर मैनेजिंग इमोशंस, भावनाओं का प्रबंधन करना। तो दो कंडीशंस में हम अपनी भावनाओं को मैनेज कर सकते हैं। पहला है भावनाओं को अभिव्यक्त करने से पहले ही उन्हें मैनेज कर लेना, मतलब अपनी भावनाओं का मूल्यांकन करना। यदि वे भावनाएं और उनकी तीव्रता बहुत ज़्यादा अधिक है तो उसे एक्सप्रेस करने से पहले या फिर उसे अभिव्यक्ति के बिंदु तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में भावनाएं उचित तो होती हैं लेकिन भावनाओं की जो तीव्रता होती है वह अनुचित होती है। आगे इमोशंस को मैनेज करने का दूसरा तरीका है भावनाओं की अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करना। इसमें यदि भावनाएं आक्रामक होती हैं तो उनको एक्सप्रेस इतने संतुलित रूप से किया जाना चाहिए कि वे आगे के संबंधों में आक्रामकता पैदा ना करें। मतलब जैसे यदि पुत्र पिता की किसी बात का विरोध करता है तो वह विनम्र रूप से उसका विरोध करे। यदि आक्रामक हो जाएगा तो संबंधों में कड़वाहट उत्पन्न होना स्वाभाविक होती है। तो ये था सेल्वी एंड मेयर्स मॉडल ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। अब आगे बात करते हैं डैनियल गोलमैन के मॉडल के बारे में। इन्होंने 1995 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। इन्होंने अपने मॉडल में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया था और कहा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक अर्जित की जाने वाली योग्यता और क्षमता है, लेकिन साथ ही साथ यह इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी जैविक संरचनाओं या जेनेटिक्स के साथ भी प्रभावित होती है। गोलमैन ने बताया कि यदि व्यक्ति में 80% इमोशनल इंटेलिजेंस है और 20% IQ है तो उसके सफलता के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। डैनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस को 5 योग्यताओं या क्षमताओं का समूह माना है, जिसमें है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। चलिए अब इन्हें डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस या स्व जागरूकता के बारे में। इसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं, स्वभाव, मूल्य, अनुभूतियों, उद्देश्यों, क्षमताओं और कमजोरियों को स्पष्ट रूप से जानता है और उसे यह भी पता होता है कि मेरे व्यक्तित्व का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। और इसी के चलते व्यक्ति हमेशा अपने निर्णय उचित रूप से लेते हैं, लेकिन फिर भी यदि वह निर्णय उचित रूप से नहीं ले पा रहे हैं तो निश्चित ही उनमें बाह्य दबाव या तात्कालिक प्रलोभन का पक्ष हो सकता है। अगली क्षमता है सेल्फ रेगुलेशन या आत्म नियमन। इसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं का स्वभाव, तीव्रता और अभिव्यक्ति को प्रबंधित या मैनेज करता है, जिससे कि भावनाओं की प्रवृत्ति यदि उचित नहीं है तो व्यक्ति उसे एक्सप्रेस करने या अभिव्यक्त करने से रोकता है। जैसे क्रोध और हिंसा की भावनाओं को व्यक्ति कंट्रोल करता है। इसके अलावा यदि उसकी भावना सही है और तीव्रता गलत है भावनाओं की, तो तीव्रता को संतुलन के स्तर तक लाता है। और इसके अलावा अभिव्यक्ति की अधिकता भी व्यक्ति के लिए स्वयं एक संकट बन सकती है, इसीलिए इसका भी व्यक्ति को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे समय समय पर व्यक्ति को क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास भी करना पड़ता है। अगली क्षमता या योग्यता आती है आत्म अभिप्रेरण या सेल्फ मोटिवेशन। यह सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति का उद्देश्य काफ़ी दूर होता है और उसे बाहर से पर्याप्त मोटिवेशन या अभिप्रेरण नहीं मिल पाता तो व्यक्ति स्वयं को निरंतर प्रेरित करते रहता है। और सेल्फ मोटिवेशन के कुछ तरीके इस प्रकार हैं कि दिनचर्या में मनोरंजन और अपनी रुचियों के लिए समय रखना चाहिए। ऐसे समूह में रहना चाहिए जिसका उद्देश्य आपके स्वयं के उद्देश्य के समान ही हो। दूसरों के निराशा के क्षणों में उनको भी मोटिवेट करते रहना चाहिए। और साथ ही विफलता, डर आदि जैसे भावों को बताना या एक्सप्रेस करना भी सीखना चाहिए। अपनी सफलता की संभावना के प्रति सकारात्मक भाव भी होना चाहिए,
जिसे ऑटो सजेशन मेथड भी कहा जाता है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस की अगली योग्यता या क्षमता है समानुभूति या एम्पैथी, जिसे हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं, फिर भी जान लेते हैं कि यह दूसरों की अनुभूतियों और भावनाओं को सटीक रूप से पढ़ने की क्षमता है, फिर वह चाहे अपनी भावनाएं छिपा भी क्यों ना रहा हो। और सामने वाले की मनस्थिति जानने के बाद सही निर्णय लेने की योग्यता और खुद को उसकी जगह रखकर मूल्यांकन करने की क्षमता ही एम्पैथी कहलाती है। एम्पैथी के बाद अगला आता है सोशल स्किल या सामाजिक दक्षता। यह अंतर व्यक्तिगत दक्षता भी कहलाती है। इसमें अन्य व्यक्तियों के साथ इस तरह संबंध बनाया जाता है कि स्वयं को तथा सभी को लाभ पहुंचे। और इसमें व्यक्ति में कुछ इस तरह की दक्षताएं होनी चाहिए कि वह संबंधों को ना समाप्त करे, बल्कि उन संबंधों को बनाए रखने में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उन्हें समाप्त करे। इसके अलावा व्यक्ति को सामने वाले के व्यवहार के प्रति उचित फीडबैक देने की क्षमता भी होनी चाहिए। वह सामने वाले की प्रशंसा भी कर सकता है और आलोचना भी। व्यक्ति को अच्छे नहीं तो कम से कम प्रकार्यात्मक संबंध बनाने चाहिए। इसके अलावा उनमें टीम वर्क, समूह के सदस्यों के रूप में कार्य करना आदि क्षमता भी होनी चाहिए। और साथ ही साथ उनमें समूह के विभिन्न अभिवृत्तियों, रुचियों, क्षमताओं और कमजोरियों के अनुसार ही व्यक्तियों में कार्यों के आवंटन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। यही सारे गुण उसके सोशल स्किल को दर्शाते हैं। तो ये सारी बातें थीं डैनियल गोलमैन के मॉडल की। अब आगे बात करते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लाभ क्या क्या होते हैं, बेनिफिट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें भी सबसे पहले बात करते हैं कि सिविल सेवाओं में क्या लाभ होता है इंटेलिजेंस का। तो पहला कि सिविल सेवकों को जो राजनीतिक दबाव, कल्याणकारी राज्य की अपेक्षा, सीमित बजट, मीडिया दबाव और गठबंधन आदि का तनाव होता है, तो उस तनाव के मैनेजमेंट और दूसरों की भावनाओं के प्रबंधन के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता बहुत कार्य करती है। इसके अलावा व्यक्ति की योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों को समझकर उन्हें कार्य देने के लिए भी यह काम आती है। और अपने कार्यालय में हेल्दी वर्क कल्चर बनाने के लिए भी इसकी सहायता ली जाती है, जैसे सभी के लिए समानता का स्तर बनाए रखना, सभी को अपने कार्यों के लिए प्रतिबद्ध बनाना, उन्हें कठोर परिश्रम करने के लिए प्रेरित करना और कर्मचारियों के निजी सुखों और दुखों में शामिल होना। ये सभी भावनात्मक बुद्धिमत्ता से किए जाने वाले कार्य हैं। इसके अलावा यदि किसी मुद्दे पर जनता उग्र हो जाती है तो उनसे वास्तविक कारण को जानना और उनके उग्र होने पर अपने आप को कंट्रोल करना, ऐसी भाषा या गैर भाषिक संकेतों का प्रयोग करना ताकि जनता से दूरी कम हो सके और जनता को सहायक बना लेना, ये सभी भावनात्मक बुद्धिमत्ता के कार्य होते हैं। और इसी के चलते इमोशनल इंटेलिजेंस से युक्त कोई भी सिविल सर्वेंट होता है तो वह स्वयं को, स्टाफ को और जनता को ऐसे अभिप्रेरित करता है कि वह स्वयं ही समस्या का समाधान करने लगते हैं। और इसके चलते ही जातिगत और सांप्रदायिक क्षेत्र में सभी समूहों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना भी इमोशनल इंटेलिजेंस का ही काम होता है। आगे बात करते हैं कि राजनीति और शासन में इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या लाभ होता है। तो इसमें सिविल सेवा के जितने भी लाभ पढ़े हमने वे सारे आ जाते हैं। उनके अलावा दबाव समूह का प्रबंधन करना, सामाजिक समूहों को दबाव दिए बिना सामाजिक परिवर्तन लाना, विभिन्न राज्यों व समुदायों को मंत्रिपरिषद में समान प्रतिनिधित्व देना, सेना और सैनिकों को हतोत्साहित करने वाली टिप्पणियां न करना और राष्ट्रीय महत्व के प्रतीकों एवं संस्थाओं के प्रति अनुकूल भावनाएं बनाए रखना और आपदा के समय जनता के साथ खड़े रहना, ये सभी राजनीतिक लाभ हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के। इसके बाद देखें कि इमोशनल इंटेलिजेंस के सामाजिक संबंधों में क्या लाभ होते हैं। इसमें व्यक्ति अपनी ऐसी भावनाओं पर नियंत्रण कर पाते हैं जो भावनाएं उनके विभिन्न संबंधों में गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। इसके अलावा वे सही मौके पर सही मात्रा में अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करना समझ जाते हैं ताकि संबंध अच्छे से बने रहें। दूसरे की भावनाओं को समझना और उसे सही दिशा देना भी आसान हो जाता है और संवेदनहीनता की स्थिति नहीं हो पाती। और इन्हीं सब बातों के चलते वे कार्य, मित्र और परिवार आदि में बेहतर संतुलन कर पाते हैं। इसके बाद आर्थिक दृष्टि में क्या लाभ होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, वो देख लेते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के चलते व्यक्ति अपने कार्यों के लिए ऐसे कर्मचारियों का चयन कर पाते हैं जो बहुत से तनाव झेल पाएं और जिनमें उच्च प्रबंधन क्षमता हो। इसके अलावा सेल्स, HRD, मार्केटिंग आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भावनात्मक दबाव होते हैं
और इसमें भी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत काम आती है। बाजार में मंदी के समय और प्रतिस्पर्धा के दौर में कंपनी का ग्राहकों से भावात्मक संबंध बिठाना और मोलभाव करना इत्यादि भी इमोशनल इंटेलिजेंस को दर्शाता है। आगे बात करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस शारीरिक स्वास्थ्य में क्या लाभ पहुंचाता है। तो इससे तनाव में कमी, हाई बीपी में कमी, मधुमेह या डायबिटीज़ की शिकायत नहीं होती, हृदय घात या हार्ट अटैक की समस्या नहीं होती, प्रतिरोध तंत्र की क्षमता या रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है और उम्र भी इसी के चलते बढ़ती हुई प्रतीत होती है। और इसमें व्यक्ति इमोशनली इतना स्ट्रांग होता है कि वह अल्कोहल और ड्रग्स जैसी बुरी आदतों की ओर जा ही नहीं पाता। आगे देखें कि इमोशनल इंटेलिजेंस के मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या लाभ हैं। तो व्यक्ति इसमें अकेलेपन और अवसाद का शिकार नहीं होते और आत्मसम्मान की भावना हमेशा रहती है उनमें। तो ये सारे लाभ हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। आगे बात करते हैं कि भावात्मक बुद्धिमत्ता को सीखने के क्या तरीके होते हैं, कैसे हम खुद में इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं बेसिक मेथड टू लर्निंग ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। तो इसमें एक तो हम संज्ञानात्मक पद्धति से ज्ञान के स्तर पर इमोशनल इंटेलिजेंस सीख सकते हैं, जो सीखना आसान भी होता है। लेकिन इसके अलावा यदि हमें स्थायी तौर पर इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है तो उसमें भावात्मक पद्धति सीखनी होती है, जो एक लंबी और कठिन पद्धति है। इसमें सुझावों को भावनाओं और व्यवहारों के स्तर तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा स्कूल्स में भी इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाने का कार्य किया जाता था, जैसे प्राइमरी क्लासेस में चित्रों और वीडियो के माध्यम से, मिडिल क्लासेस में सहानुभूति, समानुभूति और बॉडी लैंग्वेजेस के माध्यम से, हायर क्लासेस में स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीके बताकर, विवादों का समाधान करने को कहकर, विरोधियों को धैर्यपूर्वक सुनने का परामर्श देकर इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने का प्रयास किया जाता था। आगे यूनेस्को ने भी अपने सोशल एंड इमोशनल लर्निंग के 10 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम स्वयं के तरीकों से ही इमोशनली इंटेलिजेंट हो सकते हैं, और वे तरीके इस प्रकार हैं कि हमेशा अपना आत्म मूल्यांकन करके अपनी कमियों को खुलकर स्वीकार करें, और सिर्फ कमियों को नहीं, अपनी विशेषताओं के बारे में भी जानें, ताकि आपका आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहे। इसके अलावा ऑटो सजेशन मोड की सहायता से स्वयं को ही सजेस्ट करते हुए कठिन समय में समाधान भी ढूंढते रहें। तीव्र भावुकता के समय में थोड़ा रुककर निर्णय लेना चाहिए। जैसे यदि आप भावनाओं के तीव्र स्तर पर हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं या बहुत ज़्यादा क्रोध में हैं, तो उस समय निर्णय न लें, थोड़ा रुकें, समय दें और उसके बाद निर्णय लें। और अपनी अभिव्यक्तियों में ना हंसी मजाक की आदत डालना चाहिए, ताकि हम तनाव से मुक्त हो सकें। अब तनाव मुक्त होने के लिए कुछ अन्य तरीके भी हैं, जैसे शांत संगीत सुनना, किसी प्रिय व्यक्ति से बात कर लेना। मतलब प्रिय व्यक्ति में तो माता पिता से ही बात कर लो तो तनाव वैसे ही मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा यदि तनाव में अवसाद पैदा हो जाता है तो तीव्र संगीत और साइकिलिंग कर लेना चाहिए, और इसके साथ साथ भी ध्यान को अपने मुद्दे से भटकाना नहीं चाहिए। तो ये था तनाव मुक्त होने का सुझाव। अब बात करते हैं कि किसी के साथ विवाद हो जाने पर किस तरह से कार्य करने चाहिए। तो यदि विवाद होता है ना, तो अभी वर्तमान का ही मुद्दा होना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि हम पास्ट की बातों को फिर से दोहराकर और विवाद को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। विवाद के समय अपने तर्क रखते समय सावधानी बरतनी चाहिए। विभिन्न समस्याओं को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने का भी प्रयास करना चाहिए। मतलब यह सोचना चाहिए कि यदि मैं सामने वाले की जगह होता तो मैं क्या फील कर रहा होता इस समय, और ऐसे समाधान को सुझाना चाहिए जो कि दोनों पक्षों के लिए सेटिस्फाइंग हो। लेकिन इसमें भी यदि दोनों पक्षों के लिए समाधान निकालना संभव नहीं होता ना, तो विवाद से दूर रहने के लिए दूसरे पक्ष को उनकी गलतियों के लिए मन में ही माफ़ कर देना चाहिए, या फिर ये बोल दो कि यार आप ही सही हैं और आप जो बोल रहे हैं वही सही है, एक्सेप्ट कर लो ये चीज़, ताकि कम से कम इससे वो विवाद का मुद्दा तो ख़त्म हो जाएगा। और कभी कभी खुद को गलत साबित करने से आपका इमोशनली फ़ायदा ही होता है। कम से कम उस तनाव से तो बचे रहते हैं आप जो उस विवाद में इन्वॉल्व होने से होता। तो ये सारे तरीके हैं और ये सारे क्षेत्र थे जहाँ पर आप अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ताओं को यूज़ कर पाते हैं। और इसी पॉइंट पर हमारा आज का ये लेक्चर भी समाप्त होता है, जहाँ पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता से संबंधित हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए।
अब अगले टॉपिक में मिलेंगे तो सिविल सर्विसेज के लिए जो वैल्यूज़ और एथिक्स होते हैं उनकी बात करेंगे। तो आई थिंक लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा और जितना हो पाए तो लेक्चर को शेयर भी कीजिएगा अपने आसपास। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।